conditions. दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। जैसे आपने बताया, हर सरकार ने जातियों की वोट बैंक को लेकर राजनीति तो की, लेकिन उसमें कोई खास बढ़ावा नहीं किया। हम मुलायम सिंह यादव जी की भी आप बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी की। मुलायम सिंह जी ने की सरकार ने ये मौका आपको दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी अगर हम बात करें तो ये सपा सरकार जब नवाज सिंह पहली बार मुख्यमंत्री किए थे, उसके बाद से लड़ाई तब से जारी की, और उसके पहले भी नेताजी
इन वर्गों के बीच में जाते थे, इनके दुख में जाते थे, सम्मिलित होते थे। तो जब दुख में जाना, सम्मिलित होना, पहले से वेदना जानते थे तभी तो, और उसके बाद तब से लड़ाई इनको। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी की आपने बात करी, उनका पिछला कार्यकाल भी आपने बताया, राजनीतिक समीकरणों के बारे में आपने चर्चा की, खनन विभाग के बारे में हम बात करें सर, खनन विभाग आपका अपना विभाग है, आमतौर से इस विभाग को मुख्यमंत्री के जिस तरीके से पूरा व्याप था, हमने तो देखिए पूरे अधिकारी लाइन पे लाके ड्यूटी में नहीं आते थे। मैंने इतनी सब लोगों के आपके सामने है कि मैंने छापा मारा नहीं सर, सब कर्मचारी सही हो गए, सस्पेंड किया, जहाँ फर्जी रवन ने पूरे जनपद के अधिकारी को सस्पेंड किया। तो कहीं ना कहीं सख्ती के साथ जिस दिशा में हम विभाग को सुधारने के लिए, जैसा हमें लगा कि जहाँ गड़बड़ी हमने कह दिया हो, कहीं हम गड़बड़ी पाएंगे तो आपके लोगों के माध्यम से भी अगर चैनल पे हमको खबर मिलती है तो तुरंत मैं उसका देखिए खास बात यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने साधा मोदी पर निशाना, चैनल 1 से कहा सबूतों की कमी से मिली मोदी को क्लीन चिट, जनता की नजर में मोदी अब भी गुनहगार। शरद पवार ने मानी मोदी से मुलाकात की बात, कहा कोई आतंकवादी नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं मानता मोदी को गुनहगार। चिदम्बरम के गढ़ में मोदी ने पढ़ाया अर्थशास्त्र का पाठ, चेन्नई की रैली में बोले मोदी अर्थव्यवस्था से ज्यादा देश को अच्छी सियासत की जरूरत। उड़ीसा में बरसे राहुल गांधी, नवीन पटनायक सरकार पर साधा निशाना, गरीबी के लिए राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार, केंद्र का पैसा नहीं पहुंचता जनता तक। और ऑकलैंड में खराब अंपायरिंग के कारण टीम इंडिया के हाथ से निकली जीत, अंपायरिंग पर उठे सवाल, न्यूजीलैंड में टीम इंडिया को मिली 40 रनों से हार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। यूं तो राजनीति में कोई भी मुलाकात बिना मायने नहीं होती, यहां हर मुलाकात, हर बयान के कुछ ना कुछ मायने जरूर होते हैं। शरद पवार नरेंद्र मोदी से मिले, जिसके बाद मोदी ने इस मुलाकात पर नानुकुर की, तमाम बयानबाजी हुई, लेकिन अब आखिरकार पवार ने मान लिया कि उन्होंने मोदी से मुलाकात की। लेकिन अब वो सफाई देने में लगे हैं कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, पवार की पॉलिटिक्स। और जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत के माहिर खिलाड़ी मैदान मारने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। नए नए समीकरणों की चर्चा भी चरम पर है। पवार ने मोदी से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात को राजनीति मानने से इनकार कर दिया। एनसीपी अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात मान ली है। पवार ने शनिवार को ठाणे के एक स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान साफ किया कि वे गुजरात गए थे और नरेंद्र मोदी से मिले भी थे। शरद पवार अप्रत्यक्ष तौर पर हाल में मीडिया की उन खबरों के बारे में कह रहे थे जिसमें कहा गया था कि 17 जनवरी को नई दिल्ली में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुप्त बैठक की। अहमदाबादला गेलो तर मोदींची भेटतो, पण आता जर झालं गेलं देशातल्या सगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये एकच विषय असतो की शरद पवार मोदीला भेटले का, आणि आणखीन कोणाला भेटले मला काही समजत नाही। मी काही कोणी पाकिस्तानच्या माणसाला भेटतो, कोणी चीनच्या माणसाला भेटतो, या देशातल्या लोकप्रतिनिधीला कुठल्याही राज्यामध्ये जाऊन भेटलं ही
जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी त्या ठिकाणी पाडली पाहिजे. पवार ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर मुझ पर देश में खाद्य पैदावार बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है और इस वजह से मुझे कई राज्यों का दौरा करना होता है. पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिला. इस तरह ओडिशा में नवीन पटनायक से, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से और जब अहमदाबाद गया तो नरेंद्र मोदी से मिला. हालांकि अचानक एक दिन मोदी से मेरी मुलाकात के बारे में खबर प्रकाशित हुई. मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात में क्या गलत है? आणि अहमदाबादला गेलो तर मोदींची भेटतो, पण आता जो झालं देशातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये एकच विषय असतो की शरद पवार मोदीला भेटले का आणि आणखी कोणाला भेटले. मला काही समजत नाही. मी काही कोणी पाकिस्तानच्या माणसाला भेटतो, कोणी चीनच्या माणसाला भेटतो. या देशातल्या लोकप्रतिनिधीला कुठल्याही राज्यामध्ये जाऊन भेटलं ही जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी त्या ठिकाणी पाडली पाहिजे. पिछले दिनों जब मोदी और शरद के बीच गुप्त मुलाकात की बात सामने आई थी तो उस वक्त भी इस मुलाकात के मायने कई निकल रहे थे. लेकिन खबरों का खंडन करते हुए पवार ने मोदी से मुलाकात की बात से साफ इनकार किया था. पर अब खुद पवार नमो जाप करते दिख रहे हैं और उन्हें क्लीन चिट भी दे रहे हैं. वो खुद ही बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात दिल्ली में नहीं बल्कि गुजरात में होती है. पवार की गिनती सियासत के माहिर खिलाड़ियों में की जाती है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो हवा के रुख को देखते हुए आम चुनावों से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं. इसलिए इस इकरार के भी कई मायने निकल रहे हैं. कहीं ये नए समीकरण के संकेत तो नहीं? सवाल और भी कई हैं कि कहीं ये मोदी पर इफेक्ट तो नहीं? मोदी के बढ़ते कद से यूपीए में घबराहट तो नहीं हो रही है? क्या चुनाव के बाद दरक जाएगा यूपीए का कुनबा? खैर, जो भी हो, फिलहाल यह खबर सियासी गलियारों को गरमाए जरूर रखेगा. ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हेमा बजेली, चैनल 1 न्यूज. और इस मुलाकात की खबर जब सामने आई तो क्या कुछ कहा था शरद पवार ने, वो आइए आपको दिखाते हैं. आणि अहमदाबादला गेलो तर मोदींची भेटतो, पण आता जो झालं देशातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये एकच विषय असतो की शरद पवार मोदीला भेटले का आणि आणखी कोणाला भेटले. मला काही समजत नाही. मी काही कोणी पाकिस्तानच्या माणसाला भेटतो, कोणी चीनच्या माणसाला भेटतो. या देशातल्या लोकप्रतिनिधीला कुठल्याही राज्यामध्ये जाऊन भेटलं ही जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी त्या ठिकाणी पाडली पाहिजे. जी, तो ये बात हालांकि सही है कि मोदी से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब चुनाव का समय हो और सियासत में समय की बड़ी अहमियत होती है, इसलिए ऐसी मुलाकातें बेमतलब भी नहीं कही जा सकती एकदम से. हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप इस पूरे मसले पर. अनिल जी, क्या लगता है इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? कुछ इस मुलाकात के मायने मीडिया निकाल रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन यदि आप खबर पर ध्यान दें तो शरद पवार अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके बीच दिल्ली में 17 जनवरी को कोई खुफिया मुलाकात हुई, जैसा कि मीडिया के क्षेत्र में कहा जा रहा है. जी, उन्होंने केवल इतना कहा है कि मोदी देश के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, वो कोई चीनी या पाकिस्तानी नहीं है, शत्रु देश के प्रतिनिधि नहीं है. मैं उनसे मिल सकता हूं और जब भी मैं अहमदाबाद जाता हूं या किसी राज्य की राजधानी में जाता हूं तो वहां के मुख्यमंत्री से मिलता हूं. और मुख्यमंत्री सम्मेलनों में जो दिल्ली में होते हैं अक्सर, उनमें मैं राज्य के मुख्यमंत्रियों से मिलता हूं और ये मेरा सरकारी काम है, सरकारी ड्यूटी है. जी, लेकिन जब मुलाकात हुई थी अनिल जी, उस वक्त जब ये खबर आई और शरद पवार से ये बात पूछी गई तो उन्होंने इस मुलाकात से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई. तो इस इनकार का क्या मतलब था अगर इस मुलाकात के कोई मायने नहीं है तो? जहां तक इनकार की बात है, वो अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनकी 17 जनवरी को दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई खुफिया बैठक हुई. मुझे लगता है कि राजनीति में
भ्रम पैदा करके मीडिया में अपने हितों को साधा जा सकता है। एक अनुमान ये लगाया जा सकता है, वैसे तो वो राजनीति के इतने कुशल खिलाड़ी हैं जी, कि उनके अगले खिलाड़ी हैं और हमेशा होता रहा है राजनीति में, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगले कदम के बारे में, पवार जी के अगले राजनीतिक कदम के बारे में आकलन लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। एक जर्नलिस्ट के नाते मैं इतना अनुमान लगा सकता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना सीट शेयरिंग, जो कांग्रेस के साथ उनका तालमेल है, उसमें सौदेबाजी करने में ये एक प्रभावी तरीका हो सकता है। जी। मुझे लगता है कि पिछली बार 2009 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी की पार्टी नेशनल एनसीपी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ठीक है। अब एनसीपी पूना की सीट चाहती है और कांग्रेस जलगांव में की सीट चाहती है, साथ में एक इंडिपेंडेंट सीट है वह भी वो चाहती है। तो एक तरफ एनसीपी चाहती है कि मेरा सीट शेयर बढ़ जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस 26 से आगे अपना सीट शेयर ले जाना चाहती है। तो यह एक सौदेबाजी हो सकती है, ये एक राजनीतिक कयास लगाया जा सकता है। तो क्या इसको प्रेशर की पॉलिटिक्स कहा जाए यूपीए के ऊपर आने वाले चुनाव को लेकर के, जो जिन सीट शेयरिंग की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर के? राजनीति में सब कुछ संभव है और मैं तो मीडिया को ये सलाह देना चाहूंगा कि मीडिया को इस दलगत राजनीति से बचना चाहिए। कोई राष्ट्रहित का ये गंभीर मुद्दा नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स है। मीडिया बल्कि इसमें सहायक बनता है। यदि वो कोई खबर प्लांट कराते हैं किसी मराठी दैनिक में कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई, बिना उसके तो संभव नहीं है। मराठी दैनिक की आंख वहां नहीं लगी, किसी उड़िया अखबार ने नहीं छापा। अब ध्यान दीजिए। लेकिन अगर मौका परस्ती हो, तो उसको भी सामने लाना एक जिम्मेदारी होती है। अगर कोई नेता आज इधर है कल उधर हो जाए और हमेशा देश हित की बात करे लेकिन अपने हित में लगा रहे, तो वो बातें तो सामने आनी चाहिए। मीडिया का काम जनता को, अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को सूचना देना है। जब ऐसा वो करेंगे हम सूचना देंगे और राजनीति में विकल्प खुला है। आज वो यूपीए का साथ देके कल एनडीए का साथ देते हैं, ये उनका अधिकार है। ये इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति तो ठीक है ना हो, लेकिन पहले ही ऐलान कर दीजिए कि आप किसके साथ हैं, किसके साथ आपकी नीतियां मेल खाती हैं। और जब आप किसी की चुनाव के समय तारीफ करते हैं और पहले आप उसकी बुराई करते हैं, पहले किसी को आप सांप्रदायिक कहें, चुनाव के वक्त आप गुप्त मुलाकात हो और आप उस मुलाकात से इनकार कर जाएं, तो ये बातें क्या नहीं उठनी चाहिए? वो तारीफ तो नहीं कर रहे, जहां तक मेरी जानकारी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके बुनियादी मतभेद हैं। जी, उसी मतभेद की मैं बात कर रहा हूं। एनसीपी का कहना है। और उधर महाराष्ट्र के एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विनोद तावड़े, उनका भी ये कहना है कि यह श्री शरद पवार जी का यह राजनीतिक खेल है, अपनी सीटें ज्यादा लेने का ये प्रयास है। जी, तो क्या इसमें अगर ये बात देखी जाए कि जिस तरह से यूपीए सरकार अब चारों तरफ से आरोपों के घेरे में है, जिस तरह से उसके काम का ये पूरा जो 10 साल रहा है उस पर कहीं जनता के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, हाल के चुनाव के नतीजे आप देख चुके हैं, तो क्या ये बदलती हवा का रुख समझ रहे हैं शरद पवार? क्या उस रुख को वो भाप गए हैं कि अगली सरकार जो है यूपीए की नहीं आने वाली है, इस वजह से भी ये मुलाकात हो सकती है अगले समीकरण के लिए? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, चूंकि यह श्री शरद पवार की राजनीतिक बुद्धिमत्ता है या होगी कि वो क्या अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। और इस पर ये किसी भी पत्रकार का, मेरे ख्याल से मुझ जैसे पत्रकार आपका अनुभव क्या कहता है? सियासत को आपने देखा है, पुराने अनुभव भी राजनीति में हैं, ठीक है, कहीं भी जाना किसी का भी अधिकार हो सकता है, लेकिन मौका परस्ती को समर्थन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, क्या अनुभव कहता है आपको कि इस तरह की संभावना हो सकती है? ये दृष्टिकोण है। हमेशा हर कदम की आलोचना भी होती है, सराहना भी होती है। कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग सराहना करेंगे। राजनेता को जनता की पल्स पर भी हाथ रखना पड़ता है, जनता के रुख के हिसाब से अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अपनी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, जनता की इच्छा सर्वोपरि है। जनता की इच्छा सर्वोपरि है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं यूपीए का कुनबा जो है, क्योंकि इस वक्त अनिल जी कुनबा बढ़ाने की भी एक होड़ लगी हुई है। यूपीए से कई दल अलग हो चुके हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अब डीएमके को आप देख रहे हैं
क्या इस कड़ी में भी अगला नाम हो सकता है कि शरद पवार भी ऐसा करें अगर सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हैं? आपकी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये अटकलें तो लगना शुरू हो ही गई हैं और इसी के तहत एक कार्यक्रम भी हो रहा है। तो जहां तक मीडिया यदि अटकल लगा रहा है और मीडिया यदि ये भांप रहा है कि अगला कदम क्या होगा, तो ये हो सकता है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। चलिए, केवल मीडिया का मसला नहीं है, देश जानना चाह रहा है। जब इस तरह की राजनीति होती है तो उस पर बात करना स्वाभाविक है। आनंद साहू जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। आनंद जी, राजीव बोल रहा हूं। कैसा क्या लग रहा है, इस मुलाकात के क्या मतलब निकाले जाएं? जी जी आनंद जी, सुन रहे हैं मुझे? हेलो आनंद जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? आनंद जी, आवाज मिल रही है आपकी? और सवाल मेरा यह है कि क्या इस मुलाकात का कुछ सियासी मतलब निकाला जाए? देखिए, ऐसा है, एक बार बताइए, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जी, और प्रजातंत्र में जो जन नेता होते हैं वो प्रजा की खुशहाली के लिए राष्ट्र के हित में चिंतन मनन करते रहते हैं। कोई मोदी साहब से मिल के कोई शरद पवार जी ने कोई अपराध कर दिया क्या? क्या वो पाकिस्तान के कोई उग्रवादी या आतंकवादी संगठन से जाके मिले क्या? उन्होंने एक मुख्यमंत्री से मिला जो एक देश के जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। जी, तो बस वो मुलाकात जो हुई है उसको मान ले शरद पवार जी की हाँ मुलाकात हुई है, जनता के हित में हमने मुद्दों पर बातचीत की है, बस बात ही खत्म हो जाए। आनंद जी जी, तो मान ली जाए, उससे इनकार क्यों कर रहे हैं शरद पवार? कहाँ इनकार किए? वो तो खुले मन से बोल दिए हैं कि मैं मिला हूं करके। नहीं, 17 जनवरी को जो मीटिंग हुई है उस पर उन्होंने ये कहा है कि जो जिस खुफिया मीटिंग की बातचीत हो रही है उस पर उन्होंने ये कहा है कि मेरी मुलाकात एक रेगुलर वे में होती रहती है, एक मंत्री होने के नाते, उनके मोदी एक मुख्यमंत्री हैं उसके नाते, लेकिन उस मुलाकात, पर्टिकुलर मुलाकात की बात नहीं मान रहे हैं वो। देखिए, जो भी मुलाकात है यहाँ, ये उसकी आप विश्लेषण हम और आप करेंगे, उससे ज्यादा आज ये जरूरत है कि देश के हित में अगर पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके भी अगर कोई मिलता है और आपस में अपना राय मशवरा विचार विमर्श करके राष्ट्र हित में जनहित में अगर कार्य करते हैं तो ये सराहनीय है। जी, तो आनंद जी, जनहित में शरद पवार क्या एनडीए के साथ, क्या बीजेपी के साथ आ रहे हैं क्या? देखिए, वो तो समय बताएगा। ये लोकतंत्र में कोई किसी का वो गुलाम नहीं है और गुलामी किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। अगर राष्ट्र हित में अगर कहीं जाना है तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं भी ये सवाल जो पूछ रहा हूं लोकतंत्र के हित में ही पूछ रहा हूं, अहित में नहीं पूछ रहा हूं। जनता का हित हो, वही सवाल मेरा भी। एक छोटा सा ब्रेक है, अनिल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक। जैसे आपने बताया, हर सरकार ने जातियों की वोट बैंक को लेकर राजनीति तो की, लेकिन उसमें कोई खास बढ़ावा नहीं किया। हम मुलायम सिंह यादव जी की भी आप बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी की। मुलायम सिंह जी ने की सरकार ने ये मौका आपको दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी अगर हम बात करें तो ये सपा सरकार में जब नवाज सिंह पहली बार मुख्यमंत्री किए थे उसके बाद से लड़ाई तब से जारी की, और उसके पहले भी नेताजी इन वर्गों के बीच में जाते थे, इनके दुख में जाते थे, सम्मिलित होते थे। तो जब दुख में जाना, सम्मिलित होना, पहले से वेदना जानते थे तभी तो, और उसके बाद तब से लड़ाई इनको। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी की आपने बात करी, उनका पिछला कार्यकाल भी आपने बताया, राजनीतिक समीकरणों के बारे में आपने चर्चा की, खनन विभाग के बारे में हम बात करें सर। खनन विभाग आपका अपना विभाग है, आमतौर से इस विभाग को मुख्यमंत्री के जिस तरीके से पूरा व्याप था, हमने तो देखिए पूरे अधिकारी लाइन पे ला के ड्यूटी में नहीं आते थे। मैंने सब लोगों के आपके सामने है कि मैंने छापा मारा नहीं सर, सब कर्मचारी सही हो गए, सस्पेंड किया, जहां फर्जी रमन ने पूरे जनपद के अधिकारी को सस्पेंड किया। तो कहीं ना कहीं सख्ती के साथ जिस दिशा में हम विभाग को सुधारने के लिए, जैसा हमें लगा कि जहां गड़बड़ी हमने कह दिया हो, कहीं हम गड़बड़ी पाएंगे तो आपके लोगों के माध्यम से भी अगर चैनल पे हमको खबर मिलती है तो तुरंत मैं उसका देखिए खास बात।
यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हम कर रहे हैं पवार के पॉलिटिक्स की। इस मसले पर जेडीयू नेता तारिक अनवर ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी को जो क्लीन चिट मिली है वो जो है वो सबूतों के अभाव में मिली है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी भले ही कुछ जिसको कह सकते हैं कि सबूत की कमी की वजह से हो, एविडेंस की कमी की वजह से हो, उन पर सीधे वो आरोपित नहीं हो पाए, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है, जो लोगों को इस बात की जानकारी है, उसके अनुसार वो आज भी दोषी हैं। तो एनसीपी नेता है तारिक अनवर। दरअसल अनवर साहब में कंफ्यूज हो गया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कमलकांत गौरी साहब हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे बातचीत करने के लिए। कमलकांत जी, क्या लगता है इस मुलाकात को देखा जाए कि पवार की एक नई पॉलिटिक्स है ये? देखिए, ये हमेशा एक बहुत लंबे समय से पवार साहब के बारे में आपको बताने, एक बैकग्राउंड बताने, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे पिछले दिनों, उन्होंने कहा था कि एक चैनल ने उनको, एक आपकी नेता ने कहा था उनको कि हमारे जो संबंध हैं वो पवार साहब से भी हैं। पवार साहब जो हैं वो सबकी मदद करते रहते हैं। शरद पवार भारतीय राजनीति में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके संबंध जो है वो हर पार्टी में हैं। चाहे वो कांग्रेस के तो साथ हैं ही, कांग्रेस में भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं, लेकिन उनके संबंध बीजेपी और दूसरी पार्टियों से भी रहे हैं। तो शरद पवार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका खेल हर तरफ चलता है, ये हर कोई जानता है। इसलिए पिछले दिनों जो शरद पवार और उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अब नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जो कोर्ट्स हैं उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और अब इस मामले को नहीं उठाया जाना चाहिए, ये एक उनकी तरफ से इंडिकेशन था। और उसके बाद उन्होंने पहले मना किया, लेकिन अब उन्होंने साफ किया कि उनकी मुलाकात हुई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जो हैं वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं कि जिनके संबंध सब तरफ रहते हैं। शरद पवार को एक बात बता दें कि शरद पवार एक पॉसिबल कैंडिडेट हैं जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्सेप्टेबल हो सकते हैं अगली जो गवर्नमेंट बनने के लिए, जिनको कांग्रेस भी समर्थन कर सकती है। और इसके आप तमाम मायने लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी इनसाइड मुलाकात हुई है शरद पवार में और नरेंद्र मोदी में जिसकी कोई डिटेल कोई नहीं बताएगा। तो उसके जो आयाम हैं वो चारों तरफ हैं। शरद पवार अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कर रहे हो सकते हैं बीजेपी के साथ कि कल को अगर अगले चुनाव के बाद 14वीं लोकसभा के बाद ऐसा कोई मौका बनता है कि जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमलकांत जी, बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमेश जी, क्या लगता है आपको, आप किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को? देखिए राजीव जी, ये जो हमारे पवार जी हैं ये बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और पीछे भी ये सारे दलों पे अपने हाथ पैर मारते रहे हैं। कभी कांग्रेस छोड़ते हैं, कभी जनता पार्टी में जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर जनता पार्टी से वापस कांग्रेस में आके फिर एनसीपी बनाते हैं और फिर एनसीपी से वापस कांग्रेस में आते हैं। तो इनका जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको देख के हम कह सकते हैं कि इनकी जो दिशा है वो पावर पाने की है जी। चाहे मोदी जी की सरकार हो या सोनिया जी की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो। तो इनका पीछे कई बार इनसे पूछा गया कि भाई आप बताइए कि मोदी जी से मिले हैं, तो नहीं मिले हैं। नहीं, सियासत का जो समय है, क्या आपको लगता है कि उसको भांप करके शरद पवार जी समझ रहे हैं कि कभी भी मौका लग सकता है हाथ? नहीं, सियासत को समझ के मौका लग सकता है जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां इनकी दाल बहुत ज्यादा गलने वाली है। ठीक है, अनिल जी, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति होती है, अगर बातचीत करूं मैं, तो वो चुनाव से पहले ही सारी सियासत होती है, सारे दांव पेच होते हैं और उसके बाद तो फिर सब जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद सारी नीतियां, सारी बातें जनता के लिए होती है। क्या लगता है आपको कि सारी उसी का एक उदाहरण है? नहीं, प्रश्न मुझे जी थोड़ा सा और स्पष्ट करिए।
नहीं, मैं सवाल ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो अभी आप आनंद साहू जी बीजेपी नेता हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सब जो जनता के हित में होगा वो हो सकता है। तो जनता के हित की बात तो चुनाव के बाद सब करते हैं, उससे पहले जो है वो सिर्फ अपने हित की बात होती है, सिर्फ मौके की बात होती है। नहीं, सवाल इसमें क्या है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें प्रश्न क्या है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये सिर्फ मौका परस्ती है, इसमें जनता हित है कहीं से आपका लगता है? अभी कोई उनका कोई मूव सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी से यदि मैं मिला हूं मुख्यमंत्री सम्मेलनों में या अपने राज्य की राजधानी की यात्रा में, तो ये कोई गुनाह नहीं है और ये मैं किसी चीनी या पाकिस्तानी से नहीं मिला। अब कोई उनका पॉलिटिकल मूव आए तब तो कोई पत्रकारीय टिप्पणी की जाए। अभी कोई टिप्पणी करना बहुत, इट इज टू अर्ली, बहुत समय पूर्व। ठीक है रमेश जी, कुछ नए सियासी समीकरण बनते हुए देख रहे हैं कि आप जिस तरह से जो यूपीए सरकार का हाल रहा फिलहाल? नहीं, नए सियासी समीकरण एक तो बन रहा है कि देखिए थर्ड फ्रंट का उभार हो रहा है। थर्ड फ्रंट में कई पार्टियां आ गई हैं, करीब 11 पार्टियों का सम्मेलन हो रहा है और वो भी एक अपनी नई राजनीतिक ताकत आजमाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। पवार साहब अपने ऑप्शन खुले रखे हैं, कांग्रेस में हैं ही जी, और मोदी से जब मुलाकात कभी कहते हैं नहीं मैं यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की हैसियत से मिलता हूं और सभी मुख्यमंत्रियों से मिलता हूं, उसके पहले कहते मैं किसी से मिला ही नहीं हूं, कोई साबित करे कि मिला हूं। प्रफुल्ल पटेल जी कुछ बयान देते हैं, पवार साहब कुछ डिनाई करते हैं, बाद में कहते हैं हाँ मैं मिला, मिलने में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है मिलने में, बात है बुराई है छुपाने में। जी, छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी से मिल सकते हैं लेकिन उसको स्पष्ट कीजिए और जनता सामने खुलासा कीजिए। पत्रकार पूछे तो उनको बताइए कि हाँ मिला। मिलने में कोई बुराई नहीं है, बुराई है मौका परस्ती में और मौके की सियासत में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। एक मिनट 5 खबरों के प्रायोजक हैं